नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो सूचनाएं हमें सुनने को मिली शुक्रवार को। पहली, पूरे देश में ही अब मतदाता सूचियों का सत्यापन होने वाला है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। और बिहार के बाद अगला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये धमकी दे रही थी कि मैं पश्चिम बंगाल में इसे होने नहीं दूंगी। तो चुनाव आयोग तो करेगा। अगर आप नहीं होने देंगी तो आपकी सरकार जाएगी और राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि ये काम तो होना है। और चुनाव आयोग ने यह भी बता दिया कि ये किन प्रावधानों के तहत हो रहा है, किन संवैधानिक प्रावधानों के तहत हो रहा है। और ममता बनर्जी को यह भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जो सत्यापन हो रहा था उसको चैलेंज किया गया था, उसे रुकवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक बताते हुए इसे रोकने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी की एमपी महुआ मोइत्रा ने भी याचिका लगाई थी, बिहार के लिए लगाई थी। बल्कि दिमाग में उनके या ममता बनर्जी के ये था कि आज बिहार कल बंगाल, लेकिन अब केवल बिहार और बंगाल नहीं, अब तो सारे देश में होगा, हर राज्य में होगा। और जो घुसपैठिए हैं, जो मर चुके हैं, उनके नाम मतदाता सूची से बाहर निकाले जाएंगे, खत्म किए जाएंगे। जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं उन नामों को हटा दिया जाएगा और जो दो जगह पर हैं उनके नाम भी हटा दिए जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पटना से लेकर के और दिल्ली संसद भवन तक रोज हंगामे हो रहे हैं, रोज पोस्टर और बैनर दिखाए जा रहे हैं, और एसआईआर को रोकने के लिए मांग की जा रही है। चुनाव आयोग पर तरह तरह के लांछन लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? पीड़ा क्या है? परेशानी कौन सी है? क्योंकि यही अवैध घुसपैठिए दूसरे देशों के नागरिक, जिनमें नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में, और बंगाल में तो ये और भी विकराल रूप में सामने आएगा जब सत्यापन शुरू होगा, घर घर जाकर के जब बीएलओ इसकी जांच करेंगे। अभी तो बीएलओ ममता बनर्जी सरकार के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग का फैसला हो जाएगा बंगाल के लिए और तारीख तय कर दी जाएगी कि किस तारीख से किस तारीख तक फार्मों का वितरण होना है, उनको वापस जमा करना है, फिजिकली उनका वेरिफिकेशन होना है, घर घर जाकर के देखना है वहां है भी कि नहीं है। उसके बाद ममता बनर्जी क्या कर लेंगी, कैसे रोक लेंगी? और अगर रोकने की कोशिश की तो वो ये तय मान लें कि उनकी सरकार पर बर्खास्तगी की तलवार लटक जाएगी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनके पास प्रायश्चित होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की कवायद को, मुहिम को, मतदाता सूचियों के सत्यापन को आप रोक नहीं सकती। और पश्चिम बंगाल के तो कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भयंकर तादाद है, भयंकर आमद है। और इन घुसपैठियों ने फर्जी आधार कार्ड भी तैयार करवा लिए हैं, मतदाता पहचान पत्र भी, घर भी बना लिए हैं, वहां रोजगार भी कर रहे हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पर अब शुद्धिकरण का यज्ञ शुरू हो चुका है बिहार से, जो अब
पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। और केवल पश्चिम बंगाल नहीं, देश के सब राज्यों में देखने को मिलेगा। और ये मुहिम कब से शुरू हुई है? जब ये पहलगाम का नरसंहार हुआ था, और उसके तुरंत बाद जो सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें ये अहम फैसले लिए गए थे कि एक तो तुरंत पाकिस्तानी उच्चायोग से 25 कर्मचारी अधिकारी कम किए जाएं, उनको वापस भेजा जाए। जितने पाकिस्तानी चाहे टूरिज्म वीजा पर आए या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए या बरसों से यहाँ पड़े हुए हैं और यही बच्चे पैदा कर रहे हैं, यही पाल रहे हैं और यहीं का खा रहे हैं और भारत को गाली दे रहे हैं, उन सबको भारत छोड़ना पड़ेगा। और जो नहीं जा रहे थे उनको डिपोर्ट करने तक का फैसला भारत सरकार ने ले लिया। केवल पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेशी बहुत बड़े पैमाने पर पिछले दिनों ड्राइव चलाया गया है और उसमें अलग अलग शहरों से उनको ढूंढ ढूंढ करके, बांग्लादेशियों को भी, रोहिंग्याज को भी और दूसरे देश के नागरिकों को भी, उन सबको अब ढूंढ ढूंढ करके मांदों से निकाला जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, बसों में, ट्रेन में बैठा करके उनको उनके देश रवाना किया जा रहा है, उन देशों की सरहदों में वापस फेंका जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर ये एक अभियान प्रधानमंत्री के निर्देश में अमित शाह की अगुवाई में इस समय चल रहा है। कई मोर्चों पर इस समय वैसे ये साफ सफाई का अभियान चल रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ भी, नक्सलवादियों के खिलाफ भी, ड्रग तस्करों के खिलाफ भी, जो खाते यहाँ का है और नारा कहीं और का लगाते हैं उनके खिलाफ भी, अवैध मदरसों के खिलाफ, अवैध मस्जिदों के खिलाफ, अवैध मजारों के खिलाफ, इन सब के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में इस समय मुहिम चल रही है। और ये जमीयत, इनके दरबार में जो समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के तमाम सांसद हाजिरी लगाते हुए देखे गए। और वहां जो ये बुलडोजर चल रहे हैं जगह जगह, इसके खिलाफ जिस तरह की योजना बनाई गई, जो अभी बाहर है, अभी भीतर है, बाहर नहीं आई है, लेकिन योजना बनी है, तो 2029 से पहले हमें और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी सूचना जो आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहलगाम का नरसंहार था और ऑपरेशन सिंदूर था, उस पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री खुद बोलने वाले हैं। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसके बाद ये विपक्षी दलों की जो नानी मरती है, जिस तरीके से ये हंगामा करते हैं, वैसे तो जितना ये धरने, प्रदर्शन, पोस्टर, बैनरबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया मंचों पर लगातार ये मांग कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर की कथित विफलता, और जितने कितने जेट गिरे हैं, 5 जेट गिरे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक शिगुफा छोड़ा, लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया, बहुत चालाकी के साथ। तो राहुल गांधी पूछ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी बताएं, 5 जेट गिरने का की सच्चाई क्या है, सच क्या है। और ये लोग लगातार ये भी मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सदन में आकर के चर्चा का जवाब देना चाहिए और जो जो सवाल हम उठाएं उनके जवाब उनके श्रीमुख से हमें सुनने को मिले। जयराम रमेश ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा। कितना अपमानजनक है ये, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो हेड कर रहे हैं, यानी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, उनको ये सब्स्टिट्यूट बता करके अपमानित करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन सूचना ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। अब देखना इनकी कैसे घिघी बनती है, कैसे ये सदन या तो छोड़ के भागते हैं या सदन में नारेबाजी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने से रोकने की कोशिश करने वाले हैं। और अगर ये दोनों काम इन्होंने नहीं किए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये तो हमसे भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो किस अंदाज में सारे कच्चे चिट्ठे खोल करके इनके रख देते हैं। इनको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री केवल पहलगाम के जेनोसाइड और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही बयान देंगे या हस्तक्षेप करेंगे? जो नेहरू के समय तिब्बत प्लेट में हलवे की तरह सजा करके चीन को दे दिया गया, या कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा जो उन्होंने कब्जाया था 47 में 48 में, वो जिस तरीके से चीन को दे दिया था उसका जिक्र नहीं करेंगे? या 62 में किन स्थितियों परिस्थितियों में नेहरू की गलती या बेवकूफ़ी की वजह से जो हार का सामना करना पड़ा हमारी सेनाओं को, उसका जिक्र नहीं करेंगे? और कब-कब चीन ने गुस्ताखियां की है, ये नहीं बताएंगे? इसके अलावा भी आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन के समय हिंसा हो, कत्लेआम हो, पलायन हो, विस्थापन का दंश हो, इन सब के पीछे कांग्रेस की क्या कारगुजारियां रही हैं, क्या कारनामे रहे हैं, कौन सी गलत नीतियां रही हैं, इनका उल्लेख नहीं करेंगे? 2 ऐसे वर्ष गए हैं जब भारत को अपनी भूमि भी गंवानी पड़ी है। एक 47-48 जब कबाइलों के पीछे पाकिस्तानी सेना ने अटैक करके जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था, जिसको हम पीओके या पीओजे के कहते हैं। और दूसरा नेहरू की गलती की वजह से 1962 जब भारतीय सेना बिना तैयारी के लड़ने के लिए मजबूर की गई और उसे पराजय का सामना करना पड़ा, और चीन ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। क्या प्रधानमंत्री इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि जब यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता भारत को मिल रही थी तो नेहरू ने वो चीन को भेंट कर दी थी कि चीन को बना दीजिए? या तिब्बत का मसला नहीं उठाएंगे क्या? पहले तो भारत की सीमाएं चीन से लगती ही नहीं थी, तिब्बत बीच में था। तिब्बत को चीन को हड़पने देना और अब चीन के साथ हमारा सीमा का बहुत बड़ा डिस्प्यूट, ये तो नेहरू की देन है, और कश्मीर समस्या भी नेहरू की देन थी। तो इनका उल्लेख नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आ बैल मुझे मार, वो जो कहावत आपने सुनी होगी, वो कांग्रेस ने किया, और अब सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है, हाथों हाथ ले लिया है। अब वो राज्यसभा में बोलेंगे। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं, और चूंकि दोनों सदनों में चर्चा होगी, इस पर 16-16 घंटे की चर्चा होगी, तो ऐसा लगता है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में अमित शाह भी बोलने वाले हैं। अब आप अंदाजा लगाइए। और हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस पर बोलेंगे। तो टॉप 4 क्या हाल करेंगे इन विपक्षी दलों का, खासतौर से कांग्रेस का, राहुल गांधी और उनके प्रवक्ताओं का, उसका आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, और इनको तो अंदाजा अब तक हो चुका होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें तो घरेलू मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक कहावत है, हाथ में खंडा उठा लेना। खंडा मतलब तलवार की तरह दिखने वाला एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है, जो आमतौर पर सिख कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाता है, उनकी वीरता के साथ जोड़ा जाता है। और
ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने अब इन सारे लोगों यानी घुसपैठियों, आतंकवादियों, आतंकियों के सरगनाओं, उनको संरक्षण देने वाले, प्रश्रय देने वालों को, वित्त पोषण करने वालों को, इसके अलावा देश के भीतर जो अर्बन नक्सल हैं, हमें ना भूलें इस चीज को कि महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने एक जन सुरक्षा कानून अभी पारित किया है, बनाया है। ये अर्बन नक्सल से निपटने के लिए ही बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे कह चुके हैं कि अगर हमें 2047 में विकसित देशों की पांत में खड़ा होना है, भारत को विकसित बनाना है, तो उन सारी बाधाओं को अब खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, जो बार बार इस तरह की हदें पार करते हुए देश का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, देश को बदनाम करते हैं और जगह जगह ये आगजनी, धरने, प्रदर्शन, जाम और इस तरह की समाज को बांटने वाली, देश को कमजोर करने वाली हरकतें करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाया, और हटाया ही नहीं, विदेश यात्रा पर निकल गए, 2 देशों की यात्रा पर निकल गए और ब्रिटेन के साथ जो अमेरिका के साथ नहीं हो पाया, वो ब्रिटेन के साथ जाकर के उन्होंने ट्रेड डील की, मुक्त व्यापार समझौता किया, वहां किंग से भी मिले। और इसके बाद एक और देश मालदीव, जो हमारा पड़ोसी भी है और जिसके सुर बदले हुए थे मोइज्जू के आने के बाद, उसके बाद मोइज्जू को लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती पर हूं अगर बीजिंग की तरफ देख रहा हूं, चीन की तरफ देख रहा हूं और भारत को कह रहा हूं कि इंडिया आउट। और उसके बाद एक घटनाक्रम आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही एक सुरम्य द्वीप पर पहुंच गए थे और उसके बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने बदजुबानी कर दी थी। उसके बाद वो तीनों हटाए गए, उनको बर्खास्त किया गया और आज स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह में स्पेशल गेस्ट बनाया है। जब वो वहां पर हवाई अड्डे पर उतरे, उनका विमान लैंड किया, तो राष्ट्रपति खुद उनकी अगवानी करने के लिए उनके मंत्रिमंडल सहयोगी हवाई अड्डे पर मौजूद थे और रेड कारपेट पर उनको 21 तोपों की सलामी भी दी गई। और बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आप मोइज्जू की इस समय बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। तो इतनी बेफिक्र होकर के वो 2 देशों की 4 दिन की यात्रा पर निकल गए। उपराष्ट्रपति धनखड़ को हटाए जाने के बाद, त्याग पत्र लिए जाने के बाद, ये उनका कॉन्फिडेंस बताता है। और ये इतनी बड़ी घटना है जिसने हमारे देश के विपक्ष की भी 4 आंखें कर दी हैं। उनकी समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति अपने उपराष्ट्रपति को, अगर वो गलत लाइन पर निकल गया है, उसको अगर हटा सकते हैं, उनका इस्तीफा ले सकते हैं और इसी दौरान 2 देशों की 4 दिन की विदेश यात्रा पर भी निकल जाते हैं, तो वो कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को लेकर के और उनकी कुशलता को लेकर के कि वो पीछे सब कुछ ठीक कर लेंगे। दूसरे, अगर चुनाव आयोग के जरिए पूरे देश में मतदाता सूचियों के सत्यापन का काम वो करवा रहे हैं, तो ये ममता बनर्जी के लिए भी एक कहना चाहिए कि संदेश है कि आपने इसमें बाधा बनने की कोशिश की, तो हम अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का फैसला कर सकते हैं, तो आपकी सरकार को भी चलता करने का फैसला ले सकते हैं। एक बड़ा दिलचस्प
दृश्य पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। वैसे नया नहीं है ये, अब इनकी यही नियति होकर के रह गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खरगे साहब और अलग अलग दलों की लीडरशिप पोस्टर बैनर हाथों में लिए हुए ऐसे प्रदर्शन करते हैं संसद भवन परिसर में, जैसे वो सड़कों पर, जंतर मंतर पर, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जो पार्टी वर्कर होते हैं वो प्रदर्शन करते हैं मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए। अभी तक ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री आज लौट रहे हैं मालदीव से, और इसके बाद जब सोमवार से सदन बैठेगा तो फिर पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और उनके निशाने पर विपक्ष भी रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।